स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु सीरीज में, जो कि हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और आज भी हमेशा की तरह इसका भाग 4 आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जाएगा, जिसमें 15 प्रश्न हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। इसमें समसामयिकी के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के स्टैटिक प्रश्न को भी लिया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एशिया के सबसे बड़े कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहां पे किया गया है। तो एक बार ये प्रश्न आया चुका है पहले भी आयोग में कि सीबीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो सीबीजी का जो मुख्य घटक है वो मीथेन होती है, CH4। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, भारत का भी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये कहां पे बनाया जा रहा है? पंजाब में। पंजाब में कहां पे? लहरागागा संगरूर पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है। तो आपको सही जो उत्तर होगा वो होगा संगरूर पंजाब। ये एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मुख्य घटक पूछा गया था एक बार पीसीएस में, मीथेन। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022। हाल ही में विगत वर्ष सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश ने अपनी लागू की। उसके पहले मसौदा आया था और नवंबर में ये नीति फाइनल हो गई। तो वर्ष 2026-27 तक कितने मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया, ये आपसे प्रश्न है। तो अगर यहाँ पे नीति से के बारे में पूछा जा रहा है कि नीति में कितना लक्ष्य रखा गया है, तो नीति में जो लक्ष्य रखा गया है वो है 22,000 मेगावाट, यानी 22 गीगावाट रखा गया है, जिसमें रूफटॉप, सोलर रूफटॉप, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, इनका सबका अलग अलग हिस्सा है। तो अगर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे तो वहां से 14 गीगावाट, और सोलर रूफटॉप यानी रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल मिला करके 6 गीगावाट, 1.5 यहाँ पे, 4.5 यहाँ पे, टोटल 6 गीगावाट, और 2 गीगावाट डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जैसे कुसुम योजना के अंतर्गत दिया गया। तो यहां से मिला के 22 गीगावाट रखने का लक्ष्य है। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न पहले पूछा गया है, उसका उत्तर 16 गीगावाट दिया हुआ था या 16,000 मेगावाट दिया हुआ था। वो क्या था? चूंकि पहले ड्राफ्ट आया था, इसका ड्राफ्ट आया था, और ड्राफ्ट में जो लक्ष्य रखा गया था 2026-27 के लिए वो 16 गीगावाट रखा गया था, 10,000, 4,000 और 2,000 यानी 16 का। लेकिन जो फाइनल नीति हुई है यानी नवंबर 2022 में जब नीति फाइनल की गई है, तो ये लक्ष्य बढ़ा करके 22,000 हो गया है। तो अभी जो अगर नीति के बारे में प्रश्न आएगा तो 22,000, अगर यहाँ प्रश्न में लिख देगा मसौदे के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट, तो उत्तर हो जाएगा आपका 16,000 मेगावाट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम हरित प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन सुविधा ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन किस शहर में स्थापित की जा रही? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, एनआईटी श्रीनगर में यह स्थापित की जा रही। सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। तो हरित प्रौद्योगिकी से संबंधित, इसके प्रयोग से संबंधित और इसके नवाचार से संबंधित जो अनुप्रयोग हो रहे हैं, इनके सबके बारे में इंक्यूबेशन यानी इनका लिंकेज क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे कार्य किया जाएगा। और इसका नाम जो रखा गया है ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन, ये जरूर याद रखिएगा। और हो सकता है इसी नाम से आपको सीधे दे दिया जाए। यह पूछा जाएगा कि श्रीनगर में जो स्थापित किया जा रहा है उसका नाम क्या है। तो ये नाम भी आपको जरूर याद रखना है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भारत का पहला है और ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो ग्रीन एनर्जी के बारे में बातचीत चल रही है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न आसियान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया? तो भारत और आसियान संबंधों के 30 साल पूरे हुए हैं। कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज 30 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ आसियान इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन, या जो कूटनीतिक संबंध है भारत और आसियान के, उसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में वर्ष 2022 को डिक्लेयर किया गया है आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के लिए। अब यहाँ पे कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछ सकता है कि कौन कौन से देश हैं इसमें। तो 10 और देश हैं, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं आपके, इनसे मिलकर के आसियान समूह बनता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ पे जो जलसंधियां वगैरह हैं, द्वीप वगैरह हैं, उनको आपको अलग से याद करना होगा। उसको आप लोग एज ए होमवर्क नोट कर लीजिए और वो आपको तैयार करना होगा परीक्षा के लिए, क्योंकि कई बार यहाँ से जलसंधियां आपसे पूछ ली जाती हैं। और देशों के नाम आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है। अगला प्रश्न आपका, एशियन पाम ऑयल अलायंस ये हाल ही में बना है, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ये जो पाम ऑयल के सबसे ज्यादा आयातक देश हैं, इंपोर्टर्स हैं, जो उत्पादक की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, आयातक देश जो है उनका यह समूह है, एशिया के जो आयातक देश हैं। तो इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल है। इंडोनेशिया नहीं है क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो आपका एशिया में तो है लेकिन ये उत्पादक देश है। देख सकते हैं इंडोनेशिया नंबर 1 है, दूसरे पे मलेशिया, तीसरे पे थाईलैंड।
तो 3 देशों के नाम भी याद रखिएगा कि पाम ऑयल सबसे ज्यादा कहां पे उत्पादित होता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। तो एशियन पाम ऑयल अलायंस क्या है, जो आयातक देश है, यानी इन देशों से सबसे ज्यादा आयात करते हैं, उन 5 देशों का समूह है। तो कौन कौन से 5 देश हैं? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन 5 देशों का समूह है। अब इसमें से यहाँ पे कौन कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान। तो 1 और 3 हो जाएगा, इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। एक और वन लाइनर यहां से बन सकता है कि किसको चेयरमैन बनाया गया है एपीओए का, यानी एशियन पाम ऑयल अलायंस का? तो अतुल चतुर्वेदी, नाम याद रखिएगा, अतुल चतुर्वेदी या डानी विल्मार के भी चेयरमैन है, इन्हीं को जो है बनाया गया है एपीओए का चेयरमैन, यानी एशियन पाम ऑयल अलायंस का चेयरमैन इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2022 में एफआईएच द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हरमनप्रीत सिंह जो डिफेंडर है इंडियन हॉकी टीम के, उनको एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 2019 के लिए भी चुना गया था और 21-22 के लिए भी इनको चुना गया है। अगला प्रश्न आपका, अमेरिकन ओपन यूएस ओपन है, ये एक टेनिस का ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो इसमें पुरुष एकल वर्ग और महिला एकल वर्ग के विजेता के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो पुरुष एकल वर्ग जीता है कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने, ये कार्लोस अल्कराज हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे कम उम्र के यंगेस्ट मैन सिंगल्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, यानी सबसे कम उम्र के युवा है ये जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है 19 वर्ष की उम्र में। और इसके साथ ही महिला एकल वर्ग में आई स्वेटेक, इगा स्वेटेक इनका पूरा नाम है, इन्होंने यूएस ओपन जीता। तो चारों ग्रैंड स्लैम से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पिछली सीरीज में हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात की थी, इस बार अमेरिकन ओपन के बारे में। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम से प्रश्न बनने की संभावना रहती, तो इनके विजेता जरूर याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, किस देश के द्वारा 2025 तक धूम्रपान मुक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विश्व का प्रथम तंबाकू कानून लागू किया गया है? तो न्यूजीलैंड, ये बहुत चर्चा में रहा था। न्यूजीलैंड ने इस तरीके का कानून बनाया था कि अपने आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनको धूम्रपान से मुक्त रखेंगे। सिगरेट बेचना वहां प्रतिबंधित किया गया है। अलग अलग कैटेगरीज में फेज्ड वे में, यानी क्रमबद्ध रूप से तंबाकू को समाप्त किया जाना इसका लक्ष्य है और इसके लिए कानून वहां पे लागू किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी सकता है इस बार। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे देश का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये प्रश्न क्यों यूपी के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिनको नियुक्त किया गया है यानी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं। तो इसलिए भी चूंकि यूपी के हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, इनको डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत ने तीव्र गति से प्रेषण यानी रेमिटेंस जो भारत में आते हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए किस देश के साथ सीमा पारी पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा शुरू की है? तो सिंगापुर के साथ। तो भारत का यूपीआई जो पेमेंट इंटरफेस है इंडिया का, और सिंगापुर का इसी तरीके का जो पेमेंट इंटरफेस है उसका नाम है पे नाउ। तो यूपीआई और पे नाउ दोनों को लिंक किया गया है ताकि त्वरित रूप से क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर हो सके, यानी सीमा पारीय जो वित्तीयन है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में वो हो सके, और ये ट्रेड यानी व्यापार और रेमिटेंस यानी प्रेषण का जो प्रवाह है, फ्लोज है, वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में बढ़ सके। तो ये ध्यान रखिएगा। पे नाउ किसका है ये भी पूछ सकता है, तो ये सिंगापुर का है। किस देश के साथ किया है? सिंगापुर के साथ में। अगला प्रश्न आपका, देश का प्रथम वेस्ट टू हाइड्रोजन यानी कचड़े से हाइड्रोजन बनाने का जो संयंत्र है वो कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा पुणे। इसको फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा दूसरे ऑप्शन से। दिल्ली अधिक इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, लेकिन पुणे इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2023 से 25 के लिए मध्यम अवधि की रणनीति का ढांचा उत्कर्ष 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे जो ये लॉन्च किया गया है उत्कर्ष मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क, ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि मध्यम अवधि की रणनीति है, तो ऐसा मत कुछ सोचिएगा किसी योजना संबंधित है तो नीति आयोग या ऐसा कोई मंत्रालय आप टिक कर दें। ये रिजर्व बैंक से संबंधित है और ये वित्तीयन के साथ साथ में जो मध्यम अवधि की समीक्षा है, क्या रणनीति आगे होनी चाहिए, उसके लिए ये तय करता है। तो किसने बनाया? रिजर्व बैंक ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट आया था, उससे संबंधित ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल कितने मूल्य का बजट की घोषणा की गई है? यानी बजट की टोटल वैल्यू कितनी है? 6.9 लाख करोड़, 6.9 लाख करोड़। अब इसमें से अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस योजना के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया, यानी कितना दिया गया है पैसा? तो 2500 करोड़ रुपए इसमें माघ मेला जो महाकुंभ मेला लगना है 2025 में, उसके लिए 2500 करोड़ यहां पे दिया गया है। 1500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी जो मुफ्त दी जाएगी ट्यूबवेल और फार्मर को सब्सिडी देने के लिए यहां पे दिया गया है। इसके अलावा 1050 करोड़ रुपए कन्या सुमंगला योजना के तहत दिया जाएगा।
टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कपल्स हैविंग 2 गर्ल चिल्ड्रन, यानी ऐसे लोग जिनके 2 बेटियां हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी और इस योजना के लिए कुल जो वित्तीयन किया गया है वो 1050 करोड़ रुपए। इसी तरीके से अन्य आवंटन भी यहाँ पे हैं, हम बजट के लिए एक अलग से भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे यूपी बजट के लिए, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो अभी यहाँ पे सही उत्तर है कि कुल कितने मूल्य का बजट है, तो 6.9 लाख करोड़ का। अगला प्रश्न आपका फैक्चुअल स्टैटिक यूपी से स्पेशल है, कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? सोनभद्र है। तो ये सोनभद्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो ये सही है। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो ललितपुर है, ये ललितपुर है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है, तो ये भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से 11 जिले स्पर्श करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर में टोटल 11 जिले हैं, तो ये मध्य प्रदेश भी सही है। अगला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 8 जिले हैं, 8। कौन कौन से 8 जिले हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये दिल्ली है आपका, इससे सटे हुए जो 6 जिले हैं वो तो शामिल हैं ही इसमें, इसके अलावा शामली और मुजफ्फरनगर ये भी शामिल है, इसके अलावा बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और नोएडा, ये 8 हैं आपके जो एनसीआर में शामिल हैं। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और कौन सा स्थान है यूपी का? 4th। पहले स्थान पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।